सीट आपका हो सकता है 40 50 55 इसी के बीच में अभी लोग बता रहे हैं, लेकिन बढ़ भी सकती हैं सीट आपका। प्री के एग्जाम के पहले तक बढ़ सकती हैं। वैसे सीटें खाली हैं, जे भी आ जाएगी भाई, हो सकता है दिसंबर जनवरी तक आए। तो आपका यूपी मान के चलिए पीयू नवंबर में हर हाल में आ जाएगी। तो उस हिसाब से भी हमें देखना है कि यूपी का भी एक या दो सब्जेक्ट चलता रहे और जे का भी आपका सब्जेक्ट चलता रहे, तो एविडेंस इधर समाप्ति हो जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा आईपीसी चल ही रहा है, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट लगाना पड़ेगा। वहीं नए लोग नहीं पढ़े हैं और आपका और तो पढ़े हैं ज़्यादा। देखिए आपका एविडेंस में जो बात न करिए भाई। अब एविडेंस में जो शुरू किया गया था आपका पार्ट 3 शुरू किया गया था, भाग 3। फिर हम एक बार 2 4 मिनट दोहरा दें और तब आपका सेक्शन से डिटेल में आज उठाया जाए। कल हमने भाग 3 में जो अध्याय 7 था, 101 से लेकर 114 ए तक, यानी कि आपका 101 से लेकर 114 ए तक एक सामान्य बातें कल बताई गई थी। वैसे प्री में कल जो सामान्य बातें बताई गई थी, उन सामान्य बातों से आपका क्वेश्चन 90% तो आ ही जाएगा। अब ये है कि 10% के लिए आपका जो छोटी छोटी बातें हैं अंदर की, वो पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि आपका कुछ केस हो गया, फिर आपका कौन कब लागू हुआ, कौन धारा कब जोड़ी गई, और ये सब, और उसका सिद्धांत क्या है। तो एक एक करके शुरू किया जाए। जो पहला मेंस का यहाँ क्वेश्चन देखिए भाई, आपका जो पहला मेंस का आपका क्वेश्चन बनता है इस समय वर्तमान समय में बन रहा है, चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो, कि क्रिमिनल मामलों में और सिविल मामलों में बर्डन ऑफ ऑफ प्रूफ, यानी कि सबूत के भार, यानी कि प्रमाण के दायित्व में क्या अंतर है। यानी कि आपका एक तरफ हम बना लेते हैं क्रिमिनल मामला और दूसरी तरफ हम बनाते हैं सिविल मामला। यानी कि ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आपराधिक मामलों में और सिविल मामलों में, ये सिविल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत के भार में क्या अंतर हैं, उन अंतरों को बताइए। तो आपका जवाब क्या रहेगा और कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा, वह समझिए आप। देखिए जहाँ तक एविडेंस की बात है, जब मने भूमिका भी बांधी जा रही है तब अंतर बताया जाएगा। जब जेम्स स्टीफेन एविडेंस के ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे, तो उनकी खासियत ये रही कि ये जो साक्ष्य अधिनियम बना है, ये सिविल मामले और क्रिमिनल मामले दोनों में समान रूप से अप्लाई होता है। ये भी प्री में क्वेश्चन आ चुका है। यानी कि चाहे आपराधिक मामला हो चाहे दीवानी मामला हो, तथ्य को प्रूफ कैसे किया जाएगा, किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ये बातें आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई हैं। अब ये है कि भाई आपराधिक मामलों में और सिविल मामलों में सबूत के भार में अंतर होता है और वह अंतर निम्नलिखित है। तो कौन कौन अंतर हैं, प्रयास ये करिए कि 5 6 अंतर अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। पहला अंतर ये है कि जितने क्रिमिनल लॉ है यानी कि पेनल लॉ है, उनका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन माने व्याख्या, व्याख्या मतलब निर्वचन, निर्वचन माने उनका अर्थ लगाया जाता है, वह स्ट्रिक्ट होता है, कठोर होता है। यानी कि पहला नियम आपको ये मिला कि आपराधिक मामलों आपराधिक विधियों का निर्वचन कठोरता पूर्वक किया जाता है,
कठोरता पूर्वक का मतलब ये हुआ कि वर्ड बाय वर्ड किया जाता है, शब्दों का सामान्य अर्थ निकाला जाता है और शब्दों से बाहर न्यायालय नहीं जा सकता। यानी कि फिर एक बार समझिए, कठोर एक दो उदाहरण भी मैं बताऊंगा। आपराधिक विधियों का कठोर निर्वचन किया जाता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पेनल लॉ हैं उनकी जब व्याख्या की जाएगी तो शब्दों का साधारण अर्थ निकाला जाएगा और जहाँ भी शब्दों के अर्थ में संदेह हो, यानी कि कंफ्यूजन हो, डाउट हो, उसका लाभ सदैव किसको दिया जाता है? अभियुक्त को। जैसे कि एक उदाहरण सटी, अगर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कामा लिखा गया है तो न्यायालय अपने मन से फुल स्टॉप नहीं कर सकता पेनल लॉ में, यानी कि आपराधिक मामलों में। अगर कहीं या लिखा है यानी कि आर, तो न्यायालय आर मानने के लिए बाध्य है और नहीं वहां कर सकता। और लिखा है तो न्यायालय क्या मानेगा? और मानेगा। अगर बेयर एक्ट में लिखा है आपराधिक मामलों में कि 7 वर्ष से कम, तो 7 वर्ष नहीं मानेगा। जैसे एक उदाहरण हम देखें, एक उदाहरण आईपीसी की धारा 24 से देखते हैं। दूसरा इस पर उदाहरण 82 और 83 का आप देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या का प्रयास से देख सकते हैं। तो दो तीन उदाहरणों पर इस पहले वाक्य को समझाया जाए। देखिए, मैं कल ही बताया था आपका आईपीसी में कि डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? 24 आईपीसी में। और कई बार झारखंड और एमपी इत्यादि राज्यों ने बनाया भी है क्वेश्चन कि बेईमानी का मतलब क्या हुआ? तो रांगफुल गेन आर रांगफुल लॉस यानी कि सदोष लाभ या सदोष हानि। तो बीच में शब्द क्या लिखा गया है या तो क्या न्यायालय और मान लेगा? तो इसी को कठोर व्याख्या का मतलब कि शब्द से बाहर नहीं जा सकता न्यायालय। जो शब्द लिखा है उस शब्द को मानने के लिए बाध्य है और इसका विशेष अर्थ नहीं निकाला जाता। आपराधिक मामलों में कैसा अर्थ शब्दों का निकाला जाता है? सामान्य। और जहां भी अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा कौन लाभ पाएगा? अभियुक्त। दूसरा देखिए, 82 में आपका लिखा गया है कि 7 वर्ष से कम का बच्चा और 83 में 7 वर्ष से ऊपर। तो एकोरेट अगर 7 वर्ष वाला हो जिस दिन वह अपराध किया है, तब क्या होगा? ये कहीं प्रावधान नहीं है, तो जबरदस्ती न्यायालय 83 में नहीं मान लेगा, क्योंकि क्रिमिनल मामलों का ये प्रिंसिपल है कि जहां भी संदेह है उस संदेह का लाभ कौन पाएगा? सदैव अभियुक्त। अगर 7 वर्ष का है तो 82 में माना जाएगा और वह बचाव का क्या होगा? हकदार। इसके बाद अटेम्प्ट टू सुसाइड का मामला आता है और इसमें चनबोरा का केस आता है। चूंकि 309 में जो वर्तमान में बेयर एक्ट में लिखा है वह पहले नहीं लिखा था। पहले ये लिखा था 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यानी कि कुछ न कुछ फाइन लगाना न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। और न्यायालय ने कहा कि और लगा है तो कुछ न कुछ हम क्या लगाएंगे? जुर्माना। तो वर्तमान जो इस संशोधन किया गया 309 में, और ये कहा गया कि सादा कारावास 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। जब बीच में या लग जाएगा तो न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि क्या है? विवेक। चाहे तो वह जुर्माना लगाए और चाहे तो न लगाए। यानी कि अब आइए सिविल मामला, ये तो क्रिमिनल सिविल विधियां जो होती हैं उनका, यानी कि जो सिविल लॉ होते हैं उनका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उदार निर्वचन किया जाता है। उदार का मतलब ये हुआ
कि शब्दों का जब अर्थ लगाया जाता है तो उनकी थोड़ा अर्थ लगाने में शब्दों को क्या कर सकता है न्यायालय, बढ़ा सकता है। अब इसी तर्ज पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा जोड़कर पढ़िए और संविधान में आपको ये पढ़ना है कि जब भी न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है तो क्या कठोर व्याख्या करता है कि उदार व्याख्या। आर्टिकल 21 को ही ले लीजिए। संविधान ने माने सुप्रीम कोर्ट ने जब 21 में जो केवल 18 शब्द हैं उसकी जब व्याख्या किया तो व्याख्या में कठोर किया कि उदार किया, उदार किया। क्यों उदार किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये अधिकार फंडामेंटल राइट होने चाहिए और किसी आर्टिकल में नहीं है, तो उदार रूप से व्याख्या करके किस आर्टिकल में ज्यादातर समाहित कर रहा है? 21 में। तो संविधान की कैसी व्याख्या की करता है सुप्रीम कोर्ट? उदार। तो फिर एक बार याद रखिए, उदार का मतलब ये हुआ कि शब्दों का विशेष अर्थ भी लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि शब्दों का साधारण अर्थ ही लगाया जाए। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो लोग आपका जहाँ जहाँ इंटरप्रिटेशन है कि किन किन विधियों का स्ट्रिक्ट निर्वचन किया जाता है, तो कम से कम दो कानून याद रखिएगा। एक टैक्सेशन लॉ यानी कि कर विधि और दूसरा पेनल लॉ यानी कि दांडिक विधि। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स देना है कि नहीं देना है, अगर हल्का सा भी संदेह हो जाए तो व्यक्ति टैक्स देगा कि छूट मिलेगा? बताइए। तो किसको लाभ मिलेगा? टैक्स पेई को। और अगर हल्का सा भी संदेह हो जाए क्रिमिनल मामलों में तो कौन छूट जाएगा? अभियुक्त। तो ये पहला नियम बताया गया, यानी कि आपका जो बताया गया पहला अंतर बताया गया बर्डन ऑफ प्रूफ में क्रिमिनल और सिविल मामलों में, कि क्रिमिनल मामलों में आपका जो विधियां होती हैं वो स्ट्रिक्ट निर्वचन किया जाता है और सिविल मामलों में आपका लिबरल। दूसरा देखिए भाई, देखिए क्रिमिनल मामलों में जो सिद्धिभारिता होती है यानी कि जो साबित करने का भार होता है वह कठोर होता है, कठोर होता है और सिविल मामलों में उदार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अभियुक्त माने कोई अभियुक्त है और आप चाहते हैं कि न्यायालय इस अभियुक्त को इस अपराध के लिए दंडित करे, तो जो सिद्धिभारता का मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, वह कठोर होता है, स्ट्रिक्ट होता है। यानी कि जब तक आप युक्त युक्त संदेह से परे यानी कि बिना किसी उचित संदेह के यानी कि बिना किसी आपका प्रॉपर संदेह या डाउट के जब तक आप न्यायालय में ये प्रूफ न कर दें कि अभिकथित अपराध अभियुक्त ने ही किया है, तब तक अभियुक्त को न्यायालय सजा नहीं दे सकता। इसीलिए आपका ज्यादातर अपराधी छूट भी जाते हैं। फिर इसको समझिए, क्रिमिनल मामलों में जो सिद्धिभारता का मानक होता है वह उदार नहीं होता, क्या होता है? कठोर। क्यों कठोर बनाया गया है? क्योंकि क्रिमिनल मामलों में अगर न्यायालय से कोई चूक हो गई या डिफॉल्ट हो गया तो वह चूक उस चूक की भरपाई नहीं की जा सकती। अब एक दो उदाहरण इस पर अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि न्यायालय ने आपका संदेह था कि अभियुक्त ने अपराध किया कि नहीं और न्यायालय ने उसे 10 साल की सजा दे दी। वह 10 साल जेल में रहा। अब पता बाद में लगा कि ये तो गलत था, ये तो सही नहीं था, तो क्या उसका 10 साल वापस लाया जा सकता है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्रिमिनल मामलों में जो डिफॉल्ट हो जाएगा उसकी भरपाई किसी भी हाल में
मुआवजा देकर संभव नहीं है। एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए संदेह के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया, फांसी पर लटका दिया गया और बाद में मामला फर्जी निकला, तो क्या उसका जीवन न्यायालय वापस कर सकता है? नहीं। अतः कानून ये कहता है कि क्रिमिनल मामलों में जो सिद्धिवार्ता होगी या जो प्रमाण दिया जाएगा, तो वह ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई संदेह न हो और प्रमाण कठोर रूप से, यानी कि ये साबित किया जाए, यानी कि पूर्ण रूप से ये साबित किया जाए कि अभियुक्त ने ही अपराध किया। ऐसा नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि मामूली चूक अगर हो गई तो वह चूक बाद में सुधारी नहीं जा सकती। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, सिविल मामलों में सिद्धिवार्ता का मानक कठोर न होकर उदार होता है, क्योंकि सिविल मामलों में अगर गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, चूक हो गई, डिफॉल्ट हो गया, तो उसे बाद में भी सुधारा जा सकता है। तो एक सिविल मामलों में डिफॉल्ट कराइए उदाहरण के रूप में, और उस सिविल मामले को सुधरवाइए। देखिए ध्यान से, ए ने बी ए ने बी पर मुकदमा किया कि बी हमारा 5,000 रुपया लिया है। ए के पक्ष में फैसला आया, बी हार गया और बी से किसको 5,000 रुपया दिलवा दिया न्यायालय ने? ए को। बाद में पता लगा कि ये मामला तो फर्जी था, ए 5,000 रुपये का हकदार नहीं था, ये तो चूक हो गई। तो क्या इस चूक की भरपाई की जा सकती है कि नहीं? तो कैसे की जाएगी? ए से पुनः किसको 5,000 लौटवा दिया जाए? बी को। भाई कैसे की जाएगी? तो ए से किसको लौटवा दे न्यायालय? अब आप लोग सीपीसी जब पढ़ेंगे तो इस सिद्धांत को कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि प्रतिस्थापन, और ये सीपीसी की धारा 144 में जाएगा, जो हमने बताया किससे दिलवा दिया जाए? ए से पुनः किसको वापस कराया जाए? बी को। ये किस धारा में जाएगा सिविल मामले में? सीपीसी में 144। आगे बताया जाएगा, भाई याद रखिएगा। इसके बाद आइए तीसरा देखा जाए। तीसरा जो अंतर है वह मैं आईपीसी बताते समय भी बताया था, आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। मैं पहला ही सिद्धांत बताया था, अगर आपको याद हो तो क्रिमिनल मामलों में यानी कि आपराधिक मामलों में, पेनल मामलों में, जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर होता है या लाया जाता है, हाजिर होता मतलब स्वेच्छा से आ गया, और लाया जाता है मतलब क्या हुआ? पकड़ कर लाया गया। तो ऐसी दशा में न्यायालय ये अनुमान लगा कर चलता है, ये प्रिजम्पशन करके चलता है, ये उपधारणा करके चलता है। कल भी बताया गया था उपधारणा। उपधारणा मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का अनुमान। प्रिजम्पशन कल्पना, ये न्यायालय कल्पना करके चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया, अर्थात अभियुक्त निर्दोष है। अभियोजन या परिवादी का ये कर्तव्य होता है कि वह युक्त संदेह से परे न्यायालय में इस बात को प्रूव करे, साबित करे कि यह अपराध अभियुक्त ने ही किया है। याद रखिए, जबकि सिविल मामलों में ऐसी कोई उपधारणा करके न्यायालय नहीं चलता। सिविल मामलों में वादी के प्रति या प्रतिवादी के प्रति न्यायालय कोई पहले से अनुमान लगाकर नहीं चलता, यानी कि ये नहीं अनुमान लगाकर चलता कि प्रतिवादी दोषी है, वादी सही है। जबकि क्रिमिनल मामलों में अनुमान लगाकर चला जाता है कि कौन निर्दोष है? अभियुक्त। लेकिन ये जो निर्दोषता की उपधारणा है या प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, ये वर्तमान समय में
कुछ मामलों में शिथिल कर दी गई हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जहां कि ये मानकर अब चला जाता है कानूनन कि अभियुक्त ने ही अपराध किया और वह एविडेंस में पढ़ाया भी जाएगा। जैसे कि 113 ए हो गई, 114 हो गई, 114 ए हो गया, 113 बी हो गई। ये जो सेक्शन हम एविडेंस में पढ़ाएंगे, इसमें अनुमान करके चला जाता है कि अभिकथित अपराध किसने किया, अभियुक्त ने। यानी कि आपका कह सकते हैं कि कुछ मामले ऐसे अब हैं जहां की न्यायालय शुरुआती दौर से ही ये प्रिज्यूम करके चलता है कि ये अपराध अभियुक्त ने किया और ज़्यादातर मामले किसके विरुद्ध अपराधों से रिलेटेड हैं, महिलाओं। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो गया, आर्थिक और सामाजिक अपराध हो गए, आर्थिक और सामाजिक अपराध हो गए इत्यादि। लेकिन ज़्यादातर मामले किसके प्रति हैं, महिलाओं के प्रति। अगला देखा जाए, ये आपका तीसरा अंतर बताया गया। चौथा अंतर देखा जाए कि जो क्रिमिनल मामला होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जो सबूत का भार होता है। मैं लगातार कल बताया भी था, अगर थोड़ा बहुत याद हो, ये क्वेश्चन प्री में भी आ चुका है कि आपराधिक मामलों में 101 धारा के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत का भार या प्रमाण देने का दायित्व किस पर होता है, अभियोजन या परिवादी, किस पर। तो ये बताइए, क्या अभियुक्त पर होता है कि अभियोजन पर, अभियोजन पर। अभियुक्त को मौनी बाबा जैसे मौन रहना है, अभियोजन दे प्रमाण कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया। हाँ, अभियुक्त तब बोलेगा जब वह अपना बचाव लेता है। अगर पूरे माने विचारण के दौरान अभियुक्त मौन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे अपना बचाव में साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसको है, प्रोसिक्यूशन को है। और प्रोसिक्यूशन साक्ष्य देकर ये युक्त युक्त संदेह से परे साबित करे कि ये अपराध किसने किया है, अभियुक्त ने। तो फिर एक बार आ जाइए, तो कौन सी धारा हम ऐड करेंगे, अभी शुरू भी होगा ये धारा, कौन सी धारा ऐड करेंगे, 100। लेकिन सिविल मामलों में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है आपका दोनों पक्षकारों पर होता है, यानी कि वादी पर भी और प्रतिवादी पर भी। अंतर याद रखिएगा, क्रिमिनल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, परिवादी या अभियोजन पर। फिर सेक्शन पूछा जाता है, किस सेक्शन में ये दिया गया है। ये कई बार प्री में भी आ चुका है, गलत न हो। तो आपका किस सेक्शन में हम पढ़ाएंगे, 101। अब ये जो क्रिमिनल मामलों में सबूत का भार अभियोजन या प्रोसिक्यूशन पर होता है, ये जो 101 में जो सिद्धांत हैं ये कभी बदलता नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। तो कल बताया गया था, आप लोग बताइए फिर से, 101 का विशेष अपवाद कौन सी धारा हमने बताई थी, 106। कौन सी धारा, 106। एक मैक्सिम हमने बताई थी, रेस एप्सा लाक्विटर, यानी कि घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप लोग कल जो बताया गया, स्वयं बोल रहे हैं पूछने पर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा लोगों के दिमाग में बातें बैठ रही हैं तभी तो बोल रहे हैं। तो घटना अपनी कहानी क्या कहती है, स्वयं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो तुरंत बिहार का क्वेश्चन एक अटैक किया जाए, ये साक्ष्य का नियम है कि विधि का, तो साक्ष्य का। भाई विधि का न मार दीजिएगा, साक्ष्य का है कि विधि का। बिहार ने बनाया था ये। देखिए आगे हम बताएंगे डिटेल में 106 में। अगला देखिए भाई, आपका आपराधिक मामलों में अगला अंतर देखा जाए, आपराधिक मामलों में युगों युगों से, यानी कि बहुत लंबे समय से
ये सिद्धांत रहा है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। फिर एक बार समझिए, आपराधिक मामलों में युगों युगों से ये प्रिंसिपल रहा है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी इनोसेंस को, किसी निर्दोष को, यानी कि बेगुनाह को, आप कहते हैं निर्दोष मतलब क्या, बेगुनाह को सजा न मिले। तो क्या सिविल मामलों में ऐसा कोई सिद्धांत है? नहीं। ये सिद्धांत केवल किस मामले में है? तो आपका क्रिमिनल। अब अगला अंतर आइए, आपराधिक मामलों में बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि संदेह का लाभ सदैव कौन पाता है? अभियुक्त। लेकिन सिविल मामलों में दोनों पा सकते हैं, वादी भी और प्रतिवादी। ये भी याद रखना है। फिर एक बार इसको देखिए, क्रिमिनल मामलों में जहां कहीं भी कानून में डाउट हो या साबित करने में डाउट हो, तो उसका आपका बेनिफिट कौन पाएगा? सदैव अभियुक्त पाएगा। जबकि सिविल मामलों में वादी और प्रतिवादी दोनों पा सकते हैं। अगला अंतर देखा जाए, यदि अभियोजन अपनी बात रखता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन अपनी बात रखता है, तो प्रोसिक्यूशन को अपनी बात को साबित करना पड़ेगा। और यानी कि आपका अभियोजन द्वारा अपनी बात को साबित करना आवश्यक है। लेकिन अगर अभियुक्त अपनी बात रखता है और वह साबित नहीं कर पाता, तो मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि एक उदाहरण देखा जाए कि अभियोजन ने ये कहा कि हजूर ये अभियुक्त हैं, ये अपराध किया है, और अभियुक्त अपना बचाव ले रहा है कि मैं ये जो अपराध किया हूँ वह दुर्घटनावश हो गया, यानी कि आईपीसी की धारा 80 इसमें लागू होती है। तो ऐसी दशा में अगर अभियुक्त अपना मामला सेक्शन 80 के तहत, एक्सीडेंट के तहत सेट नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं। अभियोजन को सदैव ये साबित करना पड़ेगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है। अगर अभियुक्त अपना बचाव साबित नहीं कर पाता, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभियुक्त पर, क्योंकि अभियोजन पर सदैव का दायित्व है कि वह साबित करे युक्त युक्त संदेह से परे कि किसने अपराध किया है, अभियुक्त ने। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लास्ट में बात, आपका लास्ट अंतर, कि अगर क्रिमिनल मामलों में अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के खिलाफ कोई एविडेंस दिया है और उस एविडेंस में कोई कमजोरी है, कोई लोप है, कोई गलती है, तो उसका लाभ सदैव अभियुक्त उठा सकता है। यानी कि अभियोजन की कमजोरी का लाभ उठाने का अभियुक्त सदैव क्या होगा? हकदार होगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में करंट उदाहरण देखा जाए, आपका आर्यन खान का ही देखा जाए। अभियोजन ये कह रहा है कि कुछ मिला नहीं। एक तो भाई उनके पास से कुछ मिला नहीं, कोकीन इत्यादि। दूसरा, अभियोजन ने मुख्य रूप से केवल ये आपका दिया है कि ये कोकीन लेने के आदतन अपराधी हैं, माने आदि हैं। ये क्योंकि ब्लड की जांच होती है भाई, और पकड़े जाने पर एक दिन बाद ब्लड की जांच हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर ये निकला होगा कि ये कोकीन बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। दूसरा, उनके पास कोकीन मिला नहीं। और तीसरा, बस व्हाट्सएप चैट मिला है जिसमें कि आपका विदेशी कुछ लोगों से बातों का उल्लेख है। तो अभियोजन आपका ये कह रहा है कि इनका रिलेशन विदेशों से है और आपका ये कोकीन लगातार लेते रहे हैं। तो फिर
अब अभियोजन में देखिए लोप कहाँ है, अभियोजन में कमी कहाँ है कि इनके पास से कोई कोकीन बरामद नहीं हुआ। तो इस बात जो अभियोजन ने ये बात कही है, इसका लाभ कौन उठा सकता है? अभियुक्त। अब पता न क्यों नहीं जमानत हो रही है, इसका कई कारण हो सकते हैं। एक मामला हाई प्रोफाइल है और हो सकता है कि जज इसलिए न दे रहा हो कि कहीं हम पर भी घूस लेने का आरोप न लग जाए, ये भी होता है। भाई देखिए, अगर बड़े लोगों को जल्दी ही जमानत मिल जाती है, तो ये समाज है, समाज यही कहेगा कि भाई अरबपति थे इनके पिता और 1-2 करोड़ दे दिए होंगे घूस, और जज साहब ने क्या दे दिया? जमानत। ये हम नहीं कहेंगे, ये समाज कहेगा। इसलिए जज भी डरते हैं। और कहा गया कि ये बड़े घराने के हैं, साक्ष्य को मिटा सकते हैं, अतः हम जमानत देने से क्या करते हैं, इनका। और हाई कोर्ट में भी 2 दिन बहस हो गई, आज तीसरे दिन भी बहस होगी। अब भाई वकील देखिए अपने अपने तीर चलाते हैं, तो आप भी जाएंगे वकालत करने, तो तर्क दिया जाता है। और जितने बड़े वकील हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के, सब लग गए हैं कि इनकी जमानत हो जाए। माने आश्चर्य की बात है कि अब तक ऐसे मामलों में जमानत हो जाती है। अब कोकीन पकड़ा गया रहता थोड़ा 4-5, आधा किलो, 250 ग्राम तो मुश्किल था, लेकिन पकड़ा गया नहीं, तो क्यों नहीं जमानत दे रहे हैं? अब ये अलग बात है, तर्क वितर्क अपना अब होगा। अब हाई कोर्ट जो फैसला दे, हाई कोर्ट के बाद भी बड़ी अदालत है, कौन सी? सुप्रीम कोर्ट, वो तो आगे बताया जाएगा। यानी कि ये हमने एक नियम, इसका मतलब ये हमें बताने का मतलब ये रहा कि अगर अभियोजन या पक्ष द्वारा साक्ष्य पेश किया गया है, तर्क रखे गए हैं और उसमें कुछ कमी दिखती है, तो उस कमी का लाभ कौन उठा सकता है? अभियुक्त। लेकिन अगर अभियुक्त ने अपनी ओर से कोई एविडेंस पेश किया और अभियुक्त के एविडेंस या बातों में कुछ कमी थी, तो उस कमी को का लाभ कौन नहीं उठा सकता? अभियोजन। यानी कि एक लाइन में अगर लास्ट में कहा जाए, मैंने शॉर्टकट में इतना उदाहरण के बाद, कि अभियोजन की कमी का लाभ अभियुक्त सदैव उठा सकता है, लेकिन अभियुक्त की कमी का लाभ अभियोजन नहीं उठा सकता। ये क्रिमिनल मामलों के क्या रहे? प्रिंसिपल रहे। और अंत में अगर दोनों तरफ से एविडेंस आ जाए, अभियोजन ने एविडेंस दिया, अभियुक्त ने दिया, और न्यायालय के मन में लास्ट में संदेह पैदा हो जाए कि अभियुक्त ने अपराध किया है कि नहीं किया है, तो आप ही बताइए, इस डाउट का लाभ या बेनिफिट किसको मिलेगा? अभियुक्त को। इस प्रकार क्रिमिनल और सिविल मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या अंतर है? वर्तमान समय में इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। वर्तमान समय में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आइए भाग 3 शुरू किया जाए। कल हम भूमिका बना चुके हैं, अब बेयर एक्ट भी काम करेगा, धाराएं भी काम करेंगी, लेकिन फिर एक बार हम धाराओं को कम से कम तोड़ लें और तब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आपका बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब 2-3 बार बताया गया, फिर एक बार मैं लास्ट में बता दूं। सबूत यानी कि प्रमाण, और भार मतलब लाइबिलिटी या दायित्व। अर्थात यह चैप्टर हमें ये बताएगा कि वह कौन सी पार्टी होगी, कौन सा पक्षकार होगा जिस पर प्रमाण देने का जिम्मेदारी होगी। तो वही बात हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 101 से लेकर 114 ए। और इस बात के बारे में जो नियम दिए गए हैं 101 से लेकर 105 तक, तो कभी काल पूरा पूछा गया है कि सबूत का भार किस पर होता है, इसके नियमों का उल्लेख करिए
ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो एक सेक्शन नहीं लिखना है। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ पूछ ले कि क्या है, फुल क्वेश्चन आए किस पर होता है, इसके अपवादों सहित व्याख्या करिए, तो आपको डिटेल में से कहाँ तक लिखना पड़ेगा 105, और इसके अपवाद 106 से 114 ए तक हैं। तो अपवाद को एकदम शार्ट कर देना है और नियम को क्या लिखना है ज्यादा। अपवाद जब लिखेंगे तो आपका एक एक दो दो लाइन में सब धाराएं क्या कर देंगे, समाप्त। ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरा देखिए, ये जो रूल है ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यानी कि सबूत के भार के बारे में ये जो नियम है ये पूर्ण नियम नहीं है, इसके एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। और अपवाद अगर पूछा जाए तो दिमाग में बैठाए रहिएगा 106 से लेकर 114 ए तक। कहाँ से कहाँ तक? 106 से लेकर 114। अपवादों को फिर दो भाग माने उसके विपरीत नियम, विपरीत नियम माने सबूत का भार दूसरे पर चला जाएगा। बताएं, इन अपवादों को हमने बंटवारा किया था, और बंटवारा किया था एक 106 अलग किया था और दूसरा 107 से लेकर कहाँ तक 114 ए। बताइए 106 किसका स्पेशल एक्सेप्शन है, किस नियम का विरोधी नियम है? 101 का। और ये जो धाराएं हैं ये 101 से लेकर 105 तक सभी का अपवाद कहाँ से कहाँ तक है? 107 से लेकर कहाँ तक? अब 107 से लेकर 114 को भी बंटवारा किया जाता है, इसमें प्रिजम्पशन दिया गया है। तो प्रिजम्पशन में अब बताइए, आपको बताया गया था एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कि एक तथ्य की उपधारणा और एक विधि की। अब यहीं आपको बता दिया गया है 2-4 दिन पहले भी, 79 से जब मैं शुरू किया था और 90 ए तक मैं पढ़ाया था, तो आधा घंटा फिर से मैं प्रिजम्पशन बताया था। तो बताइए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट या तथ्य की उपधारणा कब कही जाएगी? जब बेयर एक्ट में कौन सा शब्द लिखा रहे, मे प्रिज्यूम की, शैल प्रिज्यूम की, कंक्लूसिव प्रूफ? मे प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा कर। अब तुरंत सेक्शन यहाँ पकड़िए, किन किन धाराओं में 107 से 114 तक अनुमान लगाया जाएगा मे प्रिज्यूम वाला? तो आपका धारा 113 ए और धारा 114 याद करके जाइएगा। अभी बिहार में पूछा भी गया था 113 है। तो कौन सी इधर उपधारणाएं, तथ्य की उपधारणा, प्राकृतिक उपधारणा, स्वाभाविक उपधारणा, यानी कि आपका फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हैं। तो आपका दो धाराएं याद करके जाइएगा, कौन कौन? 113 ए और दूसरा कौन सा? 114। अब विधि की उपधारणा आप लोग बताइए, क्या क्या शब्द रहेगा तो विधि की उपधारणा कही जाएगी? मैं बता चुका हूँ, शैल प्रिज्यूम और कौन सा? कंक्लूसिव प्रूफ। तो फिर बंटवारा करिए, शैल प्रिज्यूम माने उपधारणा करेगा, और कंक्लूसिव प्रूफ का हम बताए थे निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत माने निर्विवाद प्रमाण, अकाट्य तर्क, उसको क्या कहते हैं? ऐसा तर्क जिसे अब काटा नहीं जा सकता। जाइए यूपी का अकाट्य तर्क। इधर की धाराओं में दो धाराएं हैं, 112 113, और एक धारा और है, कौन सी? 41। पिछली बार जे में आ ही चुका है। तो अब देखिए 107 से लेकर 114 ए तक कौन कौन सी धाराएं निकल गई? तो दो धाराएं तो तथ्य की उपधारणा से निकल गई, 113 114, न 113 ए और 114। और दो धाराएं आपका कौन निकल गई? कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि विधि की अखंडनीय उपधारणा। अब जो भी बीच में बचेगा वो शैल प्रिज्यूम वाला रहेगा।
तो सेल्फ प्रिज्यूम वाला देख लिया जाए। 107 हो गया, माने विधि की खंडनी उपधारण करेगा। 108 हो गया, 109 हो गया, 110 हो गया, 111, 111 ए, 112 इसमें चला गया निश्चायक में, तो 100 आपका 113 बी हो गया, 114 इसमें आ गया, तो 114 ए। यानी कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका सेल्फ प्रिज्यूम वाले हैं, यानी कि अनुमान लगाया जाएगा, विधि का अनुमान होगा, लेकिन वह अनुमान खंडनीय होगा, यानी कि जिसके विरोध में अनुमान लगाया गया है वह व्यक्ति उस अनुमान का क्या कर सकेगा, खंडन, विरोध, यानी कि उस अनुमान को गलत साबित कर सकेगा। तो एक अनुमान लगाया जाए और उसको गलत साबित कराया जाए। मान लीजिए कि आपका ए 107 से अनुमान लगाया जाए, कल ही बताया गया। बताइए फिर से एक बार, अब दोहराइए, इधर से तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं या दो क्वेश्चन। जीवित होने की उपधारणा या उत्तरजीविता का अनुमान किस धारा में? 107। कितने वर्ष पहले जीवित था? 30 वर्ष। तो इस अनुमान का खंडन किया जा सकता है, क्योंकि ये निश्चायक सबूत नहीं है बल्कि करेगा है। तो कैसे खंडन कर सकते हैं? ये साबित करिए कि हजूर पिछले 7 वर्षों से इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुना गया, जो सुनते यदि यह क्या रहता, जिंदा। तो खंडन किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। तो अगली धारा है ही खंडन के लिए। 107 के बाद कौन सी धारा? 108। तो आपका मृत्यु की अनुमान किस धारा में? 108। कल ही बताया गया, मृत्यु का अनुमान किया जाएगा कि समय का अनुमान की दोनों, और समय या तिथि को अलग से क्या करना पड़ेगा, साबित। केस रट कर जाइएगा, मोहम्मद शरीफ वर्सेज बंदे अली। भाई अगर ये केस भी पूछा जाता है, इतना अगर याद रहे तो भाई कंपटीशन आपका, मैंने बस ये है कि दिमाग में बैठाना है, और आपका अगले कंपटीशन में किसी का भी प्रयास किया जाएगा कि किसी का भाई रुके ना परीक्षा, यानी कि सब पप्पू क्या हो जाएं, पास हो जाएं। अब ये है कि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपको भी थोड़ा घर पर भी जाकर एक बार आपका पढ़िए और समझिए। अब आइए शुरू किया जाए आपका सबूत के भार के बारे में। आपका 101 से शुरू किया जाए और आपका सेक्शन से अब शुरू होगा। देखिए सेक्शन 101 में आपका सबूत का भार दिया गया है, और 102 में सबूत का भार किस पर लाई करेगा, यानी कि सबूत का भार किस पर होगा, ये दिया गया है। पहला आपका जो क्वेश्चन होगा वह एमपी और तमाम राज्य हेडिंग से बना देते हैं, और लोग गलत करके आए हैं कई लोग। देखिए सबूत का भार कहाँ दिया गया है, तो क्या मारेंगे? 101। हल्का सा मैं शब्द चेंज कर रहा हूँ, सबूत का भार किस पर होगा, ये किस सेक्शन में है? 102। कौन सदैव बदलता है और कौन कभी नहीं बदलता? तो कल ही बताया गया कि जो सबूत का भार 101 वाला है ये कभी बदलता नहीं है, बस एक एक्सेप्शन है, 106। जबकि 102 में सबूत का भार लगातार क्या होता है, कभी काल की लगातार की, कभी नहीं। हाँ ये एमपी का मॉडल है, कब? तो सबूत का भार अभी बताया जाएगा। 101 की पहले भूमिका देखी जाए, तब और बातें बताई जाए, तब डायरेक्ट बताया जाए भाई। देखिए सेक्शन 101 में सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ जो जो दिया गया है वह सबूत का प्रारंभिक भार है। प्रारंभिक भार का मतलब हुआ कि
प्राइमा फेसाई शब्दों को पकड़िए, 4-5। प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने का दायित्व। जैसे कि ए न्यायालय से मांग करता है कि हजूर बी ने चोरी की है, बी को दंडित किया जाए, तो कम से कम ए पर ये दायित्व होगा कि कम से कम कुछ इतना तो एविडेंस लाए जिससे ये लगे कि बी ने ही चोरी की है, और तब तो बी को बुलाया जाए, बी को बचाव के लिए कहा जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति न्यायालय से मांग कर रहा है कि न्यायालय इस तथ्य के बारे में निर्णय दे, तो ऐसी दशा में कम से कम प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया शुरुआती दौर में न्यायालय को ये तो विश्वास दिलाए कि जिस तथ्य की मैं मांग कर रहा हूँ वह सही है, उसका अस्तित्व है। जैसे कि ए कह रहा है कि हजूर बी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो 101 कहती हैं कि कम से कम ए कुछ तो ऐसा साक्ष्य दे जिससे न्यायालय को थोड़ा बहुत ही विश्वास हो जाए कि बी ने ए की जमीन पर कब्जा किया, ताकि बी को क्या किया जा सके, समन जारी करके बुलाया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि सबूत का प्रारंभिक भार आपका कहाँ दिया गया है, 101 में। इसको कहते हैं फैक्टो प्रोबाइंडी। भाई ये भी पूछा जाता है फैक्टो प्रोबाइंडी। फैक्टो मतलब तथ्य और प्रोबाइंडी मतलब स्थापित करना। फिर एक बार समझिए, अब आपका सिद्धांत भी बना है फैक्टो प्रोबाइंडी का सिद्धांत किस धारा में, तो 101 में। फैक्टो मतलब कि तथ्य और प्रोबाइंडी मतलब कि स्थापित करना, यानी कि तथ्य को स्थापित करने का भार। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट में समझिए, कि तथ्य को स्थापित करने का दायित्व का मतलब कि शुरुआती दौर में कुछ ऐसे साक्ष्य देने का दायित्व कि जो हमारा मामला है उसमें कुछ न कुछ सच्चाई है। तो ये किस पर होता है, तो अब आइए सिविल और क्रिमिनल। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, चूंकि वादी न्यायालय से मांग करता है कि हमारे फेवर में प्रतिवादी के खिलाफ फैसला दिया जाए, तो सामान्यतः ये जो दायित्व 101 में होता है वह वादी पर होता है। सामान्यतः मैं शब्द लगा रहा हूँ, पूर्ण नियम नहीं है। अर्थात उदाहरण के रूप में ए न्यायालय में जाकर कहता है कि हजूर भी हमारा 5,000 रुपया उधार लिया है, आप दिलवाइए, तो 101 कहती हैं कि कम से कम शुरुआती दौर में ये अपना मामला स्थापित करने के लिए कुछ तो एविडेंस दे कि आपने बी को 5,000 रुपया दिया था। चाहे अपना बही खाता पेश करे या आपका रिकॉर्ड पेश करे अकाउंट का, या कहीं लिखा पढ़ी हुई है वो पेश करे। मुँह जुबानी थोड़े हो जाएगा कि आपने दिए थे। ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि हम पीएम को 2 अरब दिए हैं। कुछ तो एविडेंस लाइए प्राइमा फेसाई, ताकि बी को क्या किया जाए, बुलाया जाए। भाई ये कुछ तो लाइए। तो फैक्टो प्रोबाइंडी का मतलब ये हुआ कि तथ्य को स्थापित करने का क्या दायित्व किस धारा में है। अब आगे आइए, क्या ये जो दायित्व है, ये जो बाध्यता है, ये विधिक बाध्यता है। सामान्यतः ये कभी नहीं बदलता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। और 101 का स्पेशल एक्सेप्शन कौन है, 106। तो 106 के तहत 101 के नियम का अपवाद होगा। एक लास्ट लाइन बता दिया जाए कि 101 के तहत जो क्रिमिनल मामला होगा, तो जो प्रारंभिक दायित्व होगा मामले को स्थापित करने का, वह परिवादी या अभियोजन पर होगा। किस पर, परिवादी या अभियोजन।
जैसे कि मान लीजिए सरकार मुकदमा चला रही है, न्यायालय से मांग कर रही है कि बी को चोरी के लिए दंडित न्यायालय करे, तो कम से कम सरकार कुछ इतना तो साक्ष्य दे जिससे कि लगे कि बी ने ही ये अपराध किया है। ये किस धारा में है? 101 में। और जब दोनों पक्षकार आ जाएं और दोनों तरफ से एविडेंस देना प्रारंभ हो जाएगा, तो 101 का काम तमाम हो जाएगा। पहले कंसेप्ट दोनों का भाई बना लिया जाए डिटेल में, तब हम बेरक शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा कठिन है आपका। देखिए, जब दोनों तरफ के पक्षकार आ जाते हैं और अपना अपना साक्ष्य पेश करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कौन सा सेक्शन तुरंत लागू होगा? 102 और 101 अब हटा दीजिएगा। तो फिर एक बार बताइए, बहुत बार पूछा जाता है सबूत का भार बदलता है कि सबूत का भार किस पर होगा? वह बदलता है। तो 102 में क्या है? सबूत का भार कि सबूत का भार किस पर होगा? हाँ, इसको 102 को हम कहते हैं साबित करने का भार। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले, अब हेडिंग हटा दीजिए, वो तो याद ही करना है। साबित करने का भार किस सेक्शन में है? तो क्या मार कराएंगे? 102। सबूत का भार सदैव बदलता है कि साबित करने का भार? तो क्या बदलता है? साबित करने का भार बदलता है। साबित करने का भार कब उत्पन्न होता है? जब एक पक्षकार कोर्ट में आ जाए, दोनों सामने आ जाएं, दोनों अपना साक्ष्य पेश करने लगें, तो क्या मार कराएंगे? जब दोनों पक्षकार अपना अपना क्या करने लगे? एविडेंस देने लगे। अब फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए भाई, कल बताया गया था हल्का सा कि 102 में साबित करने का भार, इसको कहते हैं ओनस प्रोबाइंडी। भाई याद रखिएगा, ओनस प्रोबाइंडी का सिद्धांत किस धारा में है? तो 102। ओनस प्रोबाइंडी का मतलब हुआ साबित करने का दायित्व। फिर एक बार हम बता रहे हैं, फैक्टो प्रोबाइंडी दे उत्तराखंड में आ चुका है, तो कौन सी धारा मारेंगे? 101। ओनस प्रोबाइंडी दे तो 102। तो फैक्टो प्रोबाइंडी लगातार बदलता है कि ओनस प्रोबाइंडी? ओनस प्रोबाइंडी किस धारा में? 102। तो साबित करने का भार है। देखिए अब ध्यान से, ये कब लागू होगी 102? जब एक पक्षकार आ जाए न्यायालय के सामने की दोनों दोनों तो दोनों को बुलाइए। ए वादी हैं और बी क्या है? प्रतिवादी। तो पहले तो कहा गया कि ए एविडेंस दे, ए ने एविडेंस दिया, इसका पलड़ा भारी हो गया। अब यही पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है कि साबित करने का भार किसी समय विशेष पर किस पर होता है। तो बस एक लाइन आप देखिएगा, वादी प्रतिवादी न मार दीजिएगा, एक लाइन बस देखिएगा कि साबित करने का भार या सबूत का भार 102 के तहत उस पक्षकार पर होगा जो असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से उस समय विशेष पर साक्ष्य न आए। तो आप जो यानी कि जो असफल हो जाएगा मैंने जो हार जाएगा। तो इस उदाहरण में आप बताइए, आपका इस उदाहरण में ए ने अपना एविडेंस प्रस्तुत किया, तो इस बी भी न्यायालय में आ गया, तो अब बी को कहा जाएगा कि अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो, तो बी ने भी प्रस्तुत कर दिया। तो बताइए पलड़ा किसका भारी हो गया? बी का। तो कौन हार जाएगा अगर इस स्टेज पर दोनों ओर से एविडेंस ना आए? बताइए आप लोग। ए। तो सबूत का भार किस पर? 102 में ए पर। ए फिर साक्ष्य देता है, अब किसका पलड़ा भारी हो गया? भाई ए का। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अब किस पर चला गया? फिर भी से साक्ष्य की मांग की गई, फिर भी दिया, तो किसका पलड़ा भारी? तो कौन हार जाएगा इस स्टेज में? ए। तो बस यार ये कौन सी धारा है? 102। अब आइए बैरक देखा जाए भाई, उतना कॉन्सेप्ट बना दिया गया।
अब कुछ बेयर एक्ट से भी देखा जाए। देखिए आपका 101 सबूत का भार। देखिए थोड़ा कठिन है, इसीलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी तक चल रहे थे, बेयर एक्ट नहीं चल रहा था। भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन चूंकि यूपी एपीओ भी आ जाएगी, तो ऐसा पढ़िए कि भाई आपका पुनः एविडेंस पढ़ने की आवश्यकता ही न पड़े, बस रिवीजन की ही आवश्यकता पड़े और पुनः एविडेंस न पढ़ा जाए। वैसे सबसे लंबा, कई कानून समाप्त हो गए लेकिन एविडेंस समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा जाल है शब्दों का कि हमें भी एक एक शब्दों का क्या बताना पड़ता है। भाई आपका 40,000, 45,000, 30,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, तो भाई उसमें सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। अगर एक वाक्य गलत हो गया तो आप सोचिए कि कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो न पढ़ाइए, वो सही बात है, लेकिन गलत ना पढ़ाइए। देखिए भाई आपका 101 में सबूत का भार। देखिए, जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं जिन्हें वह प्रख्यात करता है। प्रख्यात करता है माने असेट करता है, स्वीकार करता है, यानी कि जिसका वह अभिकथन करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। फिर देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है, यानी कि 101 एक फाउंडेशन है, बाध्यता है। अब देखिए इसका व्याख्या देखिए। जो पक्षकार न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में फैसला दे, तो ऐसी दशा में जिन तथ्यों के आधार पर, जिन साक्ष्यों के आधार पर, जिन बातों के आधार पर जो अस्तित्व में है, वह अपने पक्ष में फैसले की मांग कर रहा है, तो कानून ये कहता है कि उन तथ्यों को न्यायालय में उसे क्या करना पड़ेगा? साबित। अब एक उदाहरण देखिए, ये बाध्यता है, ये भाई विवेकाधिकार नहीं, क्या है? बाध्यता है, फाउंडेशन है। अब एक दो उदाहरण देखिए। ये चाहता है कि न्यायालय यह फैसला दे कि बी ने चोरी किया, तो कानून 101 कहता है कि ए को इस इस बात को न्यायालय में साबित करना होगा कि बी ने ही चोरी की है, क्योंकि ए ही मांग कर रहा है न्यायालय से कि न्यायालय इस विधिक अधिकार के बारे में क्या दे? फैसला दे। तो ऐसी दशा में अब जिन तथ्यों के आधार पर ए कह रहा है कि बी ने ही चोरी किया, उन तथ्यों को न्यायालय में किसके द्वारा साबित करना पड़ेगा? ए द्वारा। तो ऐसे मामलों में आपका क्रिमिनल मामला आइए। क्रिमिनल मामलों में जो हमने ए बताया वह प्रोसिक्यूशन हो गया, अभियोजन हो गया, और जो बी हमने बताया वह अभियुक्त हो गया। तो आपराधिक मामलों में आपका सबूत का भार 101 के तहत किस पर होगा? अभियोजन। तो एक उदाहरण हम बताते हैं चोरी का, भाई देखिए अच्छे से। यानी कि मान लीजिए कि सरकार है, सरकार ही मुकदमा संज्ञेय अपराधों में चलाती है, यही अभियोजन कहलाती है ज़्यादातर मामलों में। सरकार है और आपका ए अभियुक्त है। सरकार न्यायालय में मुकदमा किसके विरुद्ध चलाती है? ए के। तो अभी क्रिमिनल मामलों के कुछ प्रिंसिपल बताए गए। वह प्रिंसिपल ये बताया गया कि सरकार का, यानी कि अभियोजन का, प्रोसिक्यूशन का ये दायित्व होगा कि वह युक्त युक्त संदेह से परे ये न्यायालय में साबित करे कि बी ने ही ये चोरी की है। तो 101 कहता है
कि जब सरकार ये प्रख्यात कर रही है मतलब कि डिमांड कर रही है कि बी को न्यायालय चोरी के लिए क्या करे, दंडित, तो जिन तथ्यों के अस्तित्व के आधार पर, यानी कि जिन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय से सरकार मांग कर रही है, उन तथ्यों को, उन बातों को न्यायालय में प्रूफ करने का दायित्व किस पर होगा? सरकार पर ही होगा। और ये दायित्व बाध्यकारी है, ये बदलता नहीं है। वो अपवाद छोड़ दीजिए, ये दायित्व बदलता है कि नहीं? नहीं बदलता है। और एक अपवाद जरूर है, वो अलग बात है। अब ये आपका ऐसा नियम क्यों बनाया गया कि जो किसी मामले को प्रख्यात करता है वही व्यक्ति उस बात को साबित करे? ऐसा नियम इसलिए बनाया गया, इसके दो तीन कारण हैं और वही दो तीन कारण आपको देखने हैं। पहला कारण ये है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव बातें न्यायालय से कर रहा है, उस पॉजिटिव बात को प्रूफ करना आसान होता है बशर्ते नकारात्मक बातों को। तो बताइए, सकारात्मक बात इस उदाहरण में कौन कर रही है? सरकार। क्या कर रही है कि बी ने चोरी किया तो चोरी के लिए क्या किया जाए? सजा। ये बात साबित करना आसान होगी, लेकिन अगर बी कहे कि हमने चोरी नहीं की, ये बात साबित करना थोड़ा कठिन होगी। तो जो सकारात्मक बात लेकर चलता है, सबूत का प्रारंभिक भार किस पर है? उसी पर। दूसरी ये है कि सक मने जो व्यक्ति सबूत का भार मने जो व्यक्ति सकारात्मक बातें लेकर चल रहा है, उस पर जिम्मेदारी या बाध्यता डाली जाए, इसलिए डाली जाए कि कहीं फर्जीवाड़ा न करे। तो सरकार पर बाध्यता रहेगा कि वह बी के दोष को साबित करे। तो सरकार क्या गलत तथ्य जल्दी या गलत लांछन लगाने की संभावना ज़्यादा रहेगी कि कम रहेगी? कम रहेगी। यानी कि ये भी एक है कि सरकार को आबद्ध किया जाए कि वह सही बात रखे, सकारात्मक बात रखे और बी के अपराध को साबित करे। इससे ये रहेगा कि झूठी बातें और झूठी कहानी बनाना और साबित करना थोड़ा क्या रहेगा? मुश्किल। तीसरा ये है कि जो व्यक्ति मांग करता है, सबूत का भार उस पर होना चाहिए, न कि इनकार करने वाले व्यक्ति पर। तो कानूनी भाषा में सबूत का भार प्रख्यात करने वाले पर होना चाहिए, प्रत्याख्यान नहीं। तो भाई जिसको न समझ में आए दोनों शब्द, प्रख्यात मतलब डिमांड, मांग, और प्रत्याख्यान का मतलब डिनाई, इनकार। और अंतिम, वादी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, यानी कि अपने लेग्स पर खड़ा हो वादी। अभियोजन अपने पैरों पर खड़ा हो, अभियुक्त के पैरों पर खड़ा न हो। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अपने बल पर मुकदमा चलाना चाहिए, अभियुक्त की कमजोरी के आधार पर नहीं। यानी कि युक्त की कमजोरी का फायदा सरकार नहीं उठा सकती। सरकार को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा भी होना पड़ेगा और स्वयं चलना भी पड़ेगा। आपके लिए भी एक सबक है, आप लोगों के लिए भी सबक दिया जा रहा है कि माता पिता, भाई भाभी, बहन, ये जो भी आपको सहयोग कर रहे हैं, अनंत काल तक आपको नहीं पढ़ा सकते। मानकर चलिए, कोई भी हो, अनंत काल तक आपकी माने आपका खर्चा नहीं चला सकते, नहीं पढ़ा सकते। एक सीमा है और उस सीमा के बाद आपको अपने ही पैरों पर क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। अब यह कि शाहरुख खान जी आर्यन को हमेशा नहीं देख सकते। जब वयस्क हो गए तो उनको धीरे धीरे अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो सबक लेकर बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा आर्यन, या इसके बाद
आपका कोकीन का बहुत बड़ा सेवक बन जाएगा। भाई काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि आपका जो लोग नशा करते हैं, ये नियम है कि उनके घर जाकर समझाया जाए, जेल में समझाया जाए। तो एनसीबी उनके घर जाकर पिताजी से मिलकर समझा रही हैं, आर्यन को जेल में मिलकर समझा रही हैं। ये नियम है। दवा दारू दारू नहीं भाई, दवा किया जाए और जेल में भी की जाती है काउंसलिंग, और थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती है। थोड़ी थोड़ी इसलिए दी जाती है कि नहीं दिया जाएगा तो मर जाएगा। ये भी याद रखिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा, कम हल्का हल्का दी जाती हैं। नहीं दिया जाएगा तो सो ही नहीं पाएगा और ऊपर भी पहुंच जाएगा अस्पताल में। तो जेल में भी सब उपलब्ध है, बस क्या दीजिए, पैसा। अगला देखिए भाई, अब तो आ गया ना 101 की, फिर बताया जाए। चलिए अब 102 आ जाइए। सबूत का भार किस पर होता है? ये आपका 102 में बताया गया है। और आपका यानी कि किस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। देखिए, जहां तक 102 की बात है, 102 एक विधायी सूत्र है जिसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पक्षकार पर होगा ये बताया गया है। 102 में सबूत का प्रारंभिक भार न होकर ये साबित करने का भार है। ये सदैव बदलता रहता है। इसे ओनस प्रोबांडी कहा जाता है। और सबूत का भार 102 में उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई साक्ष्य न आए। यानी कि बस ये देखा जाएगा 102 तब लागू होगी जब दोनों पक्षकार न्यायालय के सामने हाजिर हो जाएं कि न हो जाएं। 102 में जो ये सबूत का भार किस पर होगा, एक अगला पॉइंट पकड़ना है। 102 में जो सब साबित करने का भार किस पर होगा, ये जो विधायी सूत्र हैं या नियम है, इसको स्पेशलाइज आगे किया गया है 103 से लेकर 114 ए तक। हो सकता है नया बन जाए। यानी कि साबित करने के भार के बारे में एक जो नियम दिया गया है वह 102 में है। और उसी नियम के स्पेसिफिक रूप, विशिष्ट रूप कहाँ से कहाँ तक हैं, 103 से लेकर 114 ए। तो भाई किस पर साबित करने का भार होगा? और ये सदैव याद रखिए, सदैव बदलता रहता है कि कभी नहीं बदलता? सदैव बदलता रहता है। अब बहुत आसान हो जाएगा, बेरेक और एक दो उदाहरण देखिए। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार यानी कि साबित करने का भार चल रहा है उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए। तो मैं तो लगातार यही बता रहा हूँ कल से ही, और चार्ट भी बताया था। उदाहरण अब दोबारा ना बताया जाए, 2 बार मैं बता चुका हूँ, कल भी मैं बताया, आज भी बताया। इसको समझ लीजिए और तब आपका आपका उदाहरण एक दो बताया जाए। साबित करने का भार किस पर होगा? तो बस एक लाइन ये आया कि साबित करने का भार उस पक्षकार पर होगा। सबूत पेश करने का भार उस पक्षकार पर होगा। प्रमाण पेश करने का भार उस पक्षकार पर होगा। यदि दोनों तरफ से साक्ष्य न आए तो जो सफल हो जाए कि असफल हो जाए, असफल हो जाए तो एक उदाहरण और चार्ट द्वारा कौन असफल हो जाएगा। यानी कि 102 में बर्डन ऑफ प्रूफ सदैव बदलता है कि एक बार की कभी कभी, सदैव। और ये जो सदैव बदल रहा है, ये जो नियम है साबित करने का भार, इसी के स्पेशल नियम कहाँ दिए गए हैं? 103 से लेकर 114 ए। अब दृष्टांत देखिए भाई। पहले एक सिविल दृष्टांत देखा जाए। आपका भूमि का उदाहरण दिया गया है।
ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है। पहले ध्यान से देखिए उदाहरण। ए बी के खिलाफ मुकदमा लाता है कि हजूर बी के कब्जे में जो जमीन है वह मेरी है, अतः ये जमीन मुझे वापस दिलवाई जाए। तो 101 कहता है कि कम से कम कुछ इतना साक्ष्य तो ये प्रारंभिक तौर पर पेश करे न्यायालय में, जिससे न्यायालय को थोड़ा बहुत लगे कि हाँ, ए की बातों में कुछ न कुछ क्या है सच्चाई। तब ए बी को किसको तलब करेगा, किसको समन जारी करेगा? बी को। अब ए भी न्यायालय के सामने आ गया है और बी भी, और दोनों लोग से कहा जाएगा 102 में कि अब आप क्या करिए, सबूत या साक्ष्य अपना अपना दीजिए। तो कौन सी धारा अप्लाई होगी? 102। तो बताइए, अब ए अपना साक्ष्य पेश किया तो ए का, तो इस बिंदु पर कौन असफल हो जाएगा? बी। तो सबूत का भार किस पर होगा? बी पर। अब इस बिंदु पर बताइए कौन असफल हो जाएगा? अगर ए अब अपनी ओर से कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया तो ए का मुकदमा खारिज हो जाएगा और बी कब्जे का क्या बना रहेगा? हकदार। और 110 दिमाग में जोड़ लीजिए, कब्जा स्वामित्व का प्राइमा फेसाई क्या होता है? एविडेंस। भाई स्वामित्व का प्रथम दृष्टया कल ही बताया गया क्या होता है। 103 आइए, किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है कि किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार किस पर होता है? तो जो व्यक्ति न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि यह स्पेसिफिक फैक्ट, विशिष्ट तथ्य ज्ञात नहीं, याद रखिए विशेषता ज्ञात नहीं, मैं बता रहा हूँ यही पॉइंट, विशिष्ट तथ्य की विशेषता ज्ञात तथ्य। हाँ, विशिष्ट तथ्य न्यायालय विश्वास करे तो उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा। जैसे कि एक उदाहरण देखा जाए, बहुत अच्छा उदाहरण बनता है, प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि अन्यत्र होने का अभिवाक साबित करने का भार किस पर होगा? तो 103 कहती है कि उस पक्षकार पर होगा जो प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहा है। तो आपका कल भी उदाहरण बताया गया माखन चोर का, लेकिन आज आपका दूसरा उदाहरण देखा जाए, उदाहरण चेंज कर दिया जाए। ए पर अब कानूनी उदाहरण चला जाए। ए पर आरोप है कि उसने कलकत्ते में बी की गोली मारकर हत्या की। ये दिखा रहा है कि हजूर जिस समय ये आरोप हम पर लगा है कि हम कलकत्ते में बी को गोली मारे हैं, उस समय मैं लाहौर में था, यानी कि कहीं दूर था, अतः ये घटना मेरे द्वारा किया जाना एक असंगत बात है, एक विपरीत बात है, या पूरी संभावना है कि ये घटना मैंने नहीं किया। अगर ऐसा बचाव लिया जाता है तो क्या कहा जाएगा इसको? प्ली ऑफ एलिबाई। और किस धारा में रेलेवेंट या सुसंगत होगा? एविडेंस की धारा 11। किसमें? 11। अब उस समय वह कलकत्ते में न होकर लाहौर में था। अब इस बात को न्यायालय में साबित करने का भार किस पर होगा? 103 के तहत अभियुक्त पर। भाई किस पर होगा? अभियुक्त पर। क्यों होगा? क्योंकि ये स्पेसिफिक फैक्ट हैं, विशिष्ट क्या है? तथ्य। इसी प्रकार विशिष्ट तथ्य देखिए, एडमिशन, यानी कि एविडेंस की धारा 17 में एडमिशन भी विशिष्ट तथ्य है। कन्फेशन, यानी कि संस्वीकृति हो गई, उपेक्षा हो गई, उतावलापन हो गया इत्यादि, ये विशिष्ट तथ्य हैं।
एक लास्ट में टाट में उदाहरण बता, नहीं ये आपका विशिष्ट तथ्य में उतावलापन। देखिए उदाहरण दिमाग में भाई सटीक नहीं आ रहा है आपका, लेकिन याद रखिए प्लिया फेलिबाई हो गया 103 में, फिर उपेक्षा हो गया, उतावलापन हो गया, एडमिशन हो गया, कन्फेशन यानी कि स्वीकृति, संस्वीकृति। ये कैसे तथ्य हैं? विशिष्ट तथ्य हैं। और जो व्यक्ति न्यायालय से कहता है कि न्यायालय इसमें विश्वास करे, उसी व्यक्ति को वह बात क्या करनी पड़ेगी? साबित। जैसे कि एक लास्ट में उदाहरण, मान लीजिए अभियोजन ये कहता है कि हजूर बी अभियुक्त था और ये अभियुक्त अपना अपराध क्या किया है? स्वीकार। तो बताइए ये विशिष्ट तथ्य हैं, तो कौन न्यायालय से मांग करता है कि न्यायालय इस तथ्य पर विश्वास करे कि बी ने संस्वीकृति की थी? ए। तो 103 कहती हैं कि सबूत का भार किस पर होगा? कौन साक्ष्य देगा? नहीं अभियुक्त पर नहीं भाई, ए पर होगा, इसमें ए पर होगा, क्योंकि यही तो कह रहा है कि बी ने अपराध किया है, न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट करे। ये विशिष्ट तथ्य है, तो कौन किस पर सबूत का भार होगा? ए पर। अभियुक्त पर केवल तब होता है जब मामला 105 में आ जाए या मामला 106 में आ जाए। तो 105 अब कल बताया जाएगा, क्योंकि भाई समय भी हो गया 10:30 और भाई आईपीसी भी हमें चलानी है। क्या? नहीं नहीं, फिर एक बार देखिए लास्ट में भाई, 1 मिनट देखिए। देखिए अभियोजन ये कह रहा है कि हजूर ये स्पेसिफिक फैक्ट हैं और आप स्वीकार करिए न्यायालय से कि बी ने संस्वीकृति की। तो बी जब इन बी स्वीकार कर ले कि हमने की तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बी इनकार करता है कि ये तो अभियोजन सही नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तभी तो एक दायित्व उत्पन्न होगा। जब बी स्वीकार कर ले तो कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता क्या है भाई? जब बी स्वीकार कर ले कि हम ही अपराध किए हैं, तब क्या साक्ष्य? तब तो भाई मामला ही खत्म। अभियुक्त खुद अपना अपराध क्या कर रहा है? जैसे कि आप ही स्वीकार कर लिए कि हम हवाबाज हैं, हम यहीं बैठेंगे पंखे के यहाँ हवा लेंगे, तब साबित क्या करना है भाई? साबित तब करना है जब आप कहिए कि हम हवाबाज नहीं है। हाँ भाई, कहेंगे तो साबित किया जाएगा। वैसे थोड़ा पीछे बैठे हैं, बचाव ले सकते हैं कि हम हवाबाज नहीं है। भाई उदाहरण को उदाहरण के रूप में लिया जाए भाई, किसी को बुरा ना लगे, मैंने हंसी मजाक में किया जाता है। हंसी मजाक में कही गई बातें सीरियस नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन के केस में भी और जस्टिस स्टोवेल ने कहा कि संविदा हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, तो कानून नहीं पढ़ाया जा रहा है, हंसी मजाक किया जा रहा है। हाँ कुछ लोग नाराज ना हो भाई, कोई मैंने इसलिए पढ़ाया जाता है कि लगातार उब जा रहे हैं लोग, तो कुछ बीच बीच में क्या दिया जाए, गोला और बम वम फेंक दिया जाए, तो रेस्ट ले लीजिए, तब आपका 15 मिनट बाद क्लास चलेगा। आईपीसी भी आज खींचते हैं,